ओके, अब हम पढ़ेंगे मार्स के बारे में। मंगलयान 2013 में हुआ था। ठीक है, PSLV इसका लॉन्च व्हीकल था। पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था इंडिया का, और इंडिया चौथा कंट्री था जो मार्स पहुंचा था। तो तीसरे बाकी के तीन कौन थे? US, रशिया, EU। ठीक है, तो इसमें कौन नहीं है? चाइना। चाइना अभी भी मार्स पे नहीं पहुंचा है। ठीक है, चंद्रयान पे हम जब गए थे तो हम भी चौथे थे जो यहाँ पे झंडा लगाए थे। और वो लोग कौन है जिनका स्पेसक्राफ्ट लैंड किया है मार्स पे? वो बस दो लोग हैं, US और रशिया। मार्क्स पे हमें मैरिटन ब्लूबेरीज मिले हैं। ठीक है, जिसको बना जो कि हेमेटाइट होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, जिसको बनाने के लिए वाटर ऑक्सीजन चाहिए होता है। इसका मतलब ये होगा कि मार्क्स में पानी और ऑक्सीजन दोनों है। और ऐसा सिमिलर स्ट्रक्चर हमें गुजरात में मिला है, इसका नाम गुजरात जूरन्स में मिला है। ऐसे सिमिलर स्ट्रक्चर। मार्स के मून दो हैं, फोबोस और डीमोस। मार्स मिशन के बारे में देखो, जो मार्स 2020 है वो नासा का है। मार्स एक्सप्रेस है वो EU का है। मार्स एक्सो मार्क्स है EU का और रशिया का, ये याद रखो। नासा के कुछ और मिशन जो मार्क्स के लिए वो हैं अपॉर्चुनिटीज, पाथफाइंडर, क्यूरोसिटी, इनसाइट। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन रिलेवेंट टू द फॉर द प्रेजेंस ऑफ द लाइफ ऑन मार्स। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ आइस कैप एंड फ्रोजन वाटर। वीनस। वीनस देखते हैं, कुछ बात समझ लो। वीनस में क्या, सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड है। ठीक है, और यहाँ पर CO2 भी 96% है। ठीक है, CO2 भी यहाँ पर से मार्क्स में तो 95 है, और वीनस में 96% CO2 है और सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड है। और ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। हॉटेस्ट प्लैनेट इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है। कैसे? सल्फ्यूरिक एसिड और O2 की इतनी जो मात्रा प्रेजेंस है उसकी वजह से हीट ट्रैप हो जाती है। ठीक है, इसका एटमॉस्फेयर 60 टाइम ज़्यादा जल्दी रोटेट करता है कंपेयर देन लैंड के। ठीक है, यहाँ पर हमारे देखो 8 प्लैनेट हैं, 8 में से 7 जैसे अर्थ मूव करती है वैसे ही सब वो भी मतलब रोटेट करते हैं अपनी एक्सिस पे। बट वीनस है वो सबसे डिफरेंट है। वहाँ पर सन वेस्ट से राइज करता है। मूवमेंट से अर्थ का वेस्ट टू ईस्ट है, और वीनस का अर्थ का प्लस बाकी के छओं का वेस्ट टू ईस्ट है। वीनस का ईस्ट टू वेस्ट है। वीनस के कुछ मिशन देख लो। डेविंसी, यहाँ पे वी आया है, ये नासा का है। डेविंसी वी से वीनस नासा का है। वेरितास, यहाँ पे वी आया, ये भी नासा का है। और EU का क्या है? इनविजन, ENVISION, इनविजन। यहाँ पे E का मतलब EU, V का मतलब वीनस। ठीक है, ये अर्थ के ट्विन, वीनस को अर्थ का ट्विन मांगते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं? बिकॉज साइज, जो इसकी साइज है वो सिमिलर है, साइज। अब बताएं, वीनस में कोई मून नहीं है, ना वीनस में है ना मरकरी में है। और रिंग भी नहीं है, क्योंकि रिंग जोवियन प्लैनेट्स में होते हैं। जोवियन प्लैनेट्स कौन थे? आखिरी के 4। सैटर्न का मून टाइटन है। सैटर्न का मून जो टाइटन दूसरा सबसे बड़ा मून है, और इसमें सैटर्न सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा किसका है? जुपिटर का है। जुपिटर का कौन है? गिनीमेड जुपिटर का सबसे बड़ा है। वीनस और मरकरी के पास तो मून ही नहीं है। अब वोजेर प्रोग्राम हुआ था सैटर्न और जुपिटर की स्टडी के लिए हुआ था। अभी ये जो जो सैटेलाइट छोड़ी गई थी वोजेर प्रोग्राम के लिए, वो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुकी है। कैसनी ह्यूगन CS, कैसनी से सी से मतलब ये सैटर्न के लिए है। CS, कैसनी सैटर्न के लिए है और उनके मून्स के लिए है। ह्यूगन से भी लैंड किया है सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन पे। और कैसनी ह्यूगन किसका मिशन है? नासा का, EU का, इटली का। डॉर्फ प्लैनेट क्या होता है? डॉर्फ प्लैनेट होता है कि कुछ एग्जांपल समझ लो पहले। प्लूटो, एरिस, मेक सीरीज। डॉर्फ प्लैनेट्स को कौन मतलब अथॉरिटी वो देता है, नॉमेनक्लेचर कौन फिक्स करता है कि ये अभी डॉर्फ प्लैनेट है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी का ये NGO है, UN के अंदर नहीं आता है। ठीक है, अब कुछ क्राइटेरिया समझ लो कि किसे कहेंगे कि डॉर्फ प्लैनेट है। क्राइटेरिया ये है कि सन के अराउंड ये घूमे उसका ऑर्बिट में। ठीक है, बट इसके पास कोई अपना मून नहीं होना चाहिए। सन को ऑर्बिट तो करे, बट वो मून नहीं होना चाहिए। बट इज नॉट ए मून, बट वो मून नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? इट इट हैज़ इट हैज़ नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा है सन के चारों तरफ, उस ऑर्बिट को उसने क्लियर नहीं किया हुआ है। और इसका स्पेरिकल सेफ होगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। अब जो सीर से ये एक क्या है? एक ये डॉर्फ प्लैनेट है। इसमें कुछ बात समझ लो, ये लार्जेस्ट एस्टेरॉयड है। ठीक, सबसे बड़ा एस्टेरॉयड यही है।
सॉल्टी वाटर यहाँ डिस्कवर किया गया है जिसको बोला गया वर्ल्ड ओशन, ओशन वर्ल्ड बोला गया। अब आते हैं हम कॉमेट, एस्टेरॉयड और इन सब के बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहले अंतर देखो कॉमेट का और एस्टेरॉयड का। एस्टेरॉयड पाया जाता है मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। कॉमेट का ऐसा कोई स्पेसिफिसिटी नहीं कि इसके बीच पाया जाएगा, लेकिन कॉमेट में सबसे देखो जो एस्टेरॉयड है उसमें भी रॉक की बॉडीज होती हैं, रॉक एंड डस्ट का कॉमेट में भी होता है। बट कॉमेट सबसे अलग पॉइंट का है ये आइस। आइस एक बड़ा पॉइंट है। जो कॉमेट बना होता है आइस, रॉक और डस्ट का, और उसको लीव करता है टेल ऑफ गैस, एक गैस की टेल की तरह भी छूट उसके दिखती है, ठीक है। अभी तो ये कॉमेट और एस्टेरॉयड के बीच में होगा। और एक विशेषता क्या है कि जो टेल होती है, जो ये गैस की टेल होती है, जो ये टेल होती है, टेल गेट लॉन्गर, सॉरी जो जो गैस की टेल होती है, जो गैस की टेल होती है वो सन के इधर जाएगी, अवे अवे फ्रॉम द सन। और जो डस्ट की होती है वो ऑर्बिटल, जो वेलोसिटी उसके अलोंग पाथ में जाए, ऑर्बिटल पाथ पे जाएगी जो डस्ट वाले होते हैं, और जो गैस वाले होते हैं वो अपोजिट, सन से अवे, ठीक है। अब आता है मीटोराइट, म्यूट्योर और म्यूटोराइट। म्यूटोराइट होती है स्पेस में, म्यूटोर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, म्यूटोराइट होता है अर्थ पे, जो अर्थ के सरफेस पे आ जाए वो मीटोराइट होता है, ठीक है। एस्टेरॉयड होता है मार्स और जुपिटर के बेल्ट में होता है, मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। क्यूपर बेल्ट कहाँ होता है? नेपच्यून के आगे, ये सबसे आखिरी में नेपच्यून है, उसके आगे, ठीक है। हेलने कॉमेट 76 साल में एक बार दिखता है। आगे बढ़ते हैं। म्यूटर शावर क्या होता है? व्हेन नंबर ऑफ म्यूटर्स ऑब्जर्व्ड इन नाइट व्हेन अर्थ, जो अर्थ है, ये जो अर्थ जा रही है, इसे घूम रही है ना अर्थ ऐसे, तो ये जो अर्थ है जब ये व्हेन अर्थ पासेस थ्रू द पाथ ऑफ कॉमेट, जब कॉमेट का पाथ को पास करती है तो बहुत सारे ये मेट्रॉइड कांटेक्ट में आते हैं, उसकी डेब्रीज वगैरह आती हैं, तो उसको मीटर शॉवर बोलते हैं। अब देखो हम बात कर रहे हैं एस्टेरॉयड्स की। ओसिरिस जो रेक्स है वो नासा का है मिशन ऑस्ट्राइड बेनू के लिए, और 16 साइक ये भी नासा का है। ये इसमें जो ये एस्टेरॉयड है ये मेटल का है, इसमें नाइक आयरन और निकल पाया जाता है। और क्या है? एस्टेरॉयड इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट मिशन, ये जो है इसमें मतलब क्या है कि हम एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट कराएंगे अगर वो अर्थ से भिड़ने वाला होगा तो। नासा का है डार्ट, यूरोप का है हीरा, HERA। नासा का 2022 में, यूरोप का 2027 में। एक्सो प्लैनेट क्या है? अर्थ अपने प्लैनेट सोलर सिस्टम के बाहर का प्लैनेट, सुपर अर्थ, केपलर, K2, ये सब हैं। नियर अर्थ एस्टेरॉयड क्या है? NEA स्काउट, ये क्या चीज़ है? नासा का है, ये मिनिएचर स्पेस क्राफ्ट है, इसको क्यूबसैट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या रहेगा? टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द नियर अर्थ एस्टेरॉयड, ठीक है। NEA स्काउट एक मिनिएचर स्पेस क्राफ्ट है, इसको क्यूबसैट ही बोलते हैं, ये कलेक्ट करेगा डेटा फ्रॉम द नियर अर्थ एस्टेरॉयड से। EXPE क्या है? इमेजिन एक्स रे पोलैरीमीटर एक्सप्लोरर, एक तरह से ऑब्जर्वेटरी है। ये नासा और इटली की मिलके है, ठीक है, नासा और इटली की मिलके है। इसमें जो आपका ऑब्जर्वेटरी रहेगी वो 600 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे रहेगी। ये एक सैटेलाइट नहीं है, ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी है, इज़ नॉट सैटेलाइट। इसका काम रहेगा स्टडी करेगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जो लाइट का पोलराइजेशन उसको स्टडी करेगा, ये एम है इनका। अब आते हैं ऑर्बिट्स पे। देखो जो ये लो अर्थ ऑर्बिट है, फिर ये मीडियम ऑर्बिट है। देखो लो अर्थ ऑर्बिट मतलब 2000 के अंदर अंदर, मीडियम अर्थ ऑर्बिट मतलब 20,000 किलोमीटर के अंदर अंदर, और जियो अर्थ ऑर्बिट मतलब 36,000 किलोमीटर का, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट में क्या क्या हमारा? लो अर्थ ऑर्बिट में सारे अर्थ ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, स्पाइस सेटेलाइट है, हबल टेलीस्कोप भी यहीं पर है, और ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी यहीं पर है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट में क्या है? ये सब चाइना का नेविगेशन वाला सिस्टम, सारे चाइना का, रशिया का, EU और USA का भी है, ठीक है। USA का भी जितने भी ये ना नेविगेशन सिस्टम ये यहाँ पर है, बीच वाले में। ऊपर वाले में क्या जो इंडिया का है, इंडिया का जो नाविक है उसमें देखो 7 सेटेलाइट हैं, जियो स्टेशन, जियो सिंक्रोनस में, तो समझ लो जियो ऑर्बिट्स में है। और ये जापान का है, DTH वाला भी है, मतलब कम्युनिकेशन वाली चीज़ें होंगी आपकी जियो 36,000 स्क्वायर किलोमीटर जियो वाले में, जियो स्टेशन, जियो सिंक्रोनस, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अब आता है आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट।
ठीक है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो आता है, देखो अभी अगर ये ऑर्बिट अर्थ के ऐसे घूमेगा तो ये यहाँ पे डेल्टा, इसका एंगल यहाँ पे जीरो है, ठीक है, इसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी, ठीक है, जियो स्टेशनरी। और जो ये अगर ऐसे घूमेगा तो यहाँ पे डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है, इसको बोलेंगे जियो सिंक्रोनस। अब जियो सिंक्रोनस क्या होता है? इट्स जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ओवर इक्वेटर सैटेलाइट सीम्स फिक्स्ड इन स्काई। तो जियो स्टेशनरी की बातें कर रहे हैं, ठीक है। जियो सिंक्रोनस क्या होता है? 36,000 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे ऑर्बिटल पीरियड मैच अर्थ रोटेशन, ठीक है। अगर कोई एंगल है तो जियो सिंक्रोनस है, कोई एंगल नहीं है, जीरो है तो जियो स्टेशनरी है। तो ऐसा वो फिक्स हमें प्रतीत होता है जियो स्टेशनरी में, ठीक है। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या है? इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, यूज टू ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ से अगर हमें कोई और ऑर्बिट में करना है तो हम ऐसे ट्रांसफर करेंगे, या फिर और फिर ऐसे GTO इसे बोलते हैं। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट में होता है, 600 से 800 किलोमीटर पे, पासेस थ्रू पोल्स, रोटेट अप्रॉक्सीमेटली 1 डिग्री ईस्टवर्ड, 1 डिग्री ईस्टवर्ड ईच डे टू कीप पेस विद द अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन, ठीक है। ये जन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, पोलर ऑर्बिट है। फिर क्या है? कारमान लाइन क्या? कारमान लाइन क्या होता है? ये वो लाइन है जहाँ से एटमॉस्फेयर खत्म और स्पेस शुरू, ठीक है। वेयर पासेस 100 किलोमीटर के ऊपर 100 किलोमीटर पे होता है कारमान लाइन, तो यहाँ पर स्पेस एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है और स्पेस शुरू हो जाती है। द कारमान लाइन वेयर एटमॉस्फेरिक लिफ्ट नो लॉन्गर सपोर्ट्स ए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट वुड नीड टू रीच ऑर्बिटल वेलोसिटी और रिस्क ऑफ फेलिंग द फ्री बैक टू अर्थ। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि 100 किलोमीटर पे होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। और यहाँ पर अगर क्या होगा कि अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी से नहीं जाओगे तो आप स्पेस को क्रॉस नहीं कर पाओगे, वापस गिर जाओगे अर्थ पे। इंस्पिरॉन 4 क्या है? फर्स्ट ऑर्बिटल ट्रिप है, इसमें कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट नहीं दिया था, तो एम क्या था? टू स्टडी द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ डीप स्पेस ऑन द एस्ट्रोनॉट्स बॉडी। मून क्या है? मून में समझ लो पहले, टाइडल लॉकिंग क्या होता है? मून इज टाइडली लॉक्ड टू द अर्थ एंड ऑलवेज हैव द सेम फेस टुवर्ड द अर्थ, सो फॉर दैट इज वाई फार साइड ऑफ मून हैज़ मोर ग्रेट। देखो इसमें जो टाइडल लॉकिंग होती है, इसमें केवल हमें एक साइड ही दिखता है, इसको नियर साइड बोलते हैं, जो दिखता है हमें। और जो ये जो नहीं दिखता है वो हमें, वो है फार साइड। और देखो क्योंकि ये टाइडल लॉक है हमेशा, ठीक है, तो इस साइड पे ये जो एस्ट्रॉयड ज़्यादा टकराते हैं, तो इसीलिए इस साइड पे हमें क्रेटर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब ये लोकेशन है, ठीक है, ये अर्थ की है, ठीक है। अब ये सन है, ठीक है। जब सन अर्थ पास पास सबसे पास होते हैं तो उसको बोलते हैं पेरीहीलियन, ठीक है। पेरीहीलियन मतलब पास, पी से पास, पेरीहीलियन मीन्स पास, ठीक है। तो ये होता है 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी में होता है। एक मिनट, ठीक है, 23 जनवरी को होता है, सॉरी 3 जनवरी में होता है। अब ये एपिहीलियन जब अर्थ सबसे दूर होता है तो 6 महीने प्लस 1 दिन, 6 मंथ प्लस 1 डे, ठीक है, 4 जुलाई को होता है। अब आ जाओ इधर, ये जो इसमें पता है जो मून है वो 27 दिन लेता है जब रिवॉल्व करने में अर्थ को, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 27 डेज लेता है। द मून रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन मून ऑर्बिट द अर्थ वंस एवरी 27 डेज। इट ऑल्सो टेक्स अप्रॉक्सीमेट 27 फॉर द मून टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस। देखो जो मून होता है वो अर्थ को रोटेट करने के लिए 27 दिन लेता है, और 27 दिन ही वो अपने एक्सिस पर भी रोटेट करने के लिए लेता है, दोनों के लिए, ठीक है, याद रखना। मून में कुछ नाम जुड़े हुए हैं, सी ऑफ सेरेनिटी, साउथ पोल एकटन बेसिन, ठीक है, टाइको, सारा भाई, कॉपरनिकस, ये सब मून से रिलेटेड टर्म्स हैं। स्पेस ब्रिक्स की बात की गई थी कि लूनर सॉइल यूरिन का बनाएंगे, इसरो ने कहा था। टाइड देखो, टाइड्स में ये स्प्रिंग टाइड है जिसमें कि अर्थ, मून और सन एक साथ होते तो स्प्रिंग टाइड है। और ये अगर 90 का एंगल बन जाए तो ये नीप टाइड है। हर 28-27 दिन में मून अर्थ के चक्कर लगाता है, ठीक है, चक्कर लगाता है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो पहले यहाँ है तो 7 दिन बाद यहाँ, फिर 7 दिन बाद यहाँ, फिर 7 दिन बाद यहाँ रहेगा तो स्प्रिंग टाइड लगेगा, और यहाँ रहेगा तो नीप टाइड लगेगा। तो हर 7वें दिन पे
स्प्रिंग टाइट से निप टाइट, फिर निप टाइट से स्प्रिंग टाइट, स्प्रिंग टाइट से फिर निप टाइट करके बदलता रहता है 7 दिन के इंटरवल में, ठीक है। अब जो स्प्रिंग टाइड में क्या होता है कि रेंज ऑफ टाइड इज़ मोर देन नॉर्मल, मतलब स्प्रिंग टाइड में एक्सट्रीम केस है, मतलब रेंज ऑफ टाइड मोर देन नॉर्मल, मतलब हाई टाइड है तो और हाई टाइड आएगी, लो टाइड है तो और लो टाइड आएगी। और ये जो नीप टाइड में क्या होता है, जो 90 का एंगल ये रहता है, नीप टाइड में होता क्या है कि लेस देन नॉर्मल, हाई टाइड है तो पहले से कम आएगी, लो टाइड है तो पहले ज़्यादा आएगी, पहले से कम आएगी, ठीक है। अब आता है टाइड्स जो होती है हमारे अकर होती है वो किस वजह से होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ, तीनों कंट्रीब्यूशन सन अर्थ मून का, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। 7 डे इंटरवल बिटवीन स्प्रिंग टाइड नीप टाइड, सही बात है। और देखो, और यहाँ पर क्या, मून अट्रैक्ट्स इज ट्वाइस दैट ऑफ सन, अट्रैक्शन ट्वाइस होता है बट हर केस में नहीं होता है, ठीक है। अब ये न्यू मून है, फुल मून है, ये स्प्रिंग टाइड का केस है, 7 दिन बाद ये आ जाएगा यहाँ पर, ये नीप टाइड का केस है। अब आता है सोनार के लिए साउंड वेव, रेडार के लिए रेडियो वेव और लीडार के लिए लाइट वेव, ठीक है। सेटेलाइट का देखो, अर्थ ऑब्जर्वेटरी क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट्स में होता है, फॉर एग्जांपल हबल टेलीस्कोप, एस्ट्रोसाइट। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमारा जीएसएलवी से हम पहुंचाते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, ये जनरली बात हो रही है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जनरली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स पे होती हैं। अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होती हैं वो हमेशा वो जनरली लो अर्थ ऑर्बिट में होती हैं, ठीक है। अब रिमोट सेंसिंग को 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑप्टिकल के तरीके से और रडार के तरीके से। जब ऑप्टिकल के तरीके से करते हैं, ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो इसमें हम जो बादल होते हैं उनको इफेक्ट को काउंटर नहीं कर सकते अगर ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। बट रडार इमेजिनिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो रडार ये इस जो ये प्रॉब्लम है वेदर की, इसको काउंटर कर सकता है। तो इसीलिए जो रडार इमेजिनिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती है, ये दे हैव नो इफेक्ट ऑन क्लाउड्स, हैव नो इफेक्ट ओवर देम, एंड दीज आर द सैटेलाइट्स ऑफ ऑल वेदर सैटेलाइट्स, ठीक है। अब आ कहते हैं रीसेट रडार इमेजिनिंग सैटेलाइट, ये क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, और इसलिए ये ऑल वेदर होगी, क्यों होगी, क्योंकि रडार लगा हुआ है, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगी, पीएसएलवी से इसको भेजा गया है। अब आ गया हो, यूज़ करती है सिंथेटिक एपर्चर रडार। सिंथेटिक एपर्चर रडार क्या चीज़ होती है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नीड क्लियर व्यू ऑफ अर्थ, राइट, दे कैन नॉट वर्क अंडर क्लाउडी कंडीशन, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स बिकॉज क्योंकि रडार वाले को तो क्लाउड से कोई मतलब नहीं है, रडार कैन पेनिट्रेट क्लाउड, दिस इज वाई द होल, दैट इज वाई द होल पर्पज ऑफ मेकिंग आर आई सेट, ठीक है, रीसेट। अब आते हैं आगे, जो गामा रे बस्ट क्या चीज़ होती है, शॉर्ट लिव्ड एक्सप्लोजन है ऑफ हाई एनर्जेटिक गामा रेज जनरेटेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल। जब ब्लैक होल बनता है तो हाई एनर्जी गामा रे जनरेट होती है, वही बस्ट होती हैं, और ये ब्राइटर देन सन होती हैं। और अब ये क्या है, एनसेलेडस, एनसेलेडस क्या चीज़ होती है, ये मून का जो जो सैटर्न का मून टाइटन है ना, उसी का ये भाई है, ठीक है। टाइटन का भाई है ये, दूसरा मून है जो कि सैटर्न का है। तो नासा का कैसनी हिगेन स्पेसक्राफ्ट था, उसने पता लगाया कि यहाँ पर CH4 है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पाए जाते हैं। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, उसमें पता चलता है कि किसी भी जो मतलब किसी इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन बोथ क्या, पोजीशन ऑफ द टारगेट एंड मूवमेंट ऑफ द टारगेट। ड्रॉपलेट इफेक्ट से हमें पोजीशन भी पता चलती है और मूवमेंट का भी आइडिया लग जाता है। ब्लू स्ट्रैगलर क्या चीज़ है, ठीक है, ये एक तरह का स्टार है और ये बिगर भी होता है साइज में, ठीक है। अब आता है न्यूट्रॉन स्टार क्या चीज़ है। देखो, हमें ये पता है कि जब जो स्टार्स होते हैं दे रन आउट ऑफ फ्यूल और कोलैप्स कर जाते हैं, तो उनकी 3 पॉसिबिलिटी होगी कि वो क्या क्या बनेंगे। अगर उनका मास 1.44 जो सेंसिकल लिमिट है उससे कम है तो डॉर्फ स्टार बनेगा। अगर उनका मास 1.44 से 3 है तो क्या बनेंगे, वो न्यूट्रॉन स्टार बनेंगे। अगर उनका मास 3 टाइम ऑफ द सन से ज़्यादा है तो बनेंगे ब्लैक होल्स, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार हो गए, न्यूट्रॉन स्टार दे आर एक्सट्रीमली डेंस ऑब्जेक्ट, ओनली ब्लैक होल इज मोर डेंसर देन देयर, ठीक है। ब्लैक होल तो ऑब्वियसली डेंसर रहेगा क्योंकि ज़्यादा मास का है। अब इसके तो क्या है कि कितने टाइप्स होते हैं, मैग्नेटर होता है, पल्सार होता है, और मैग्नेटर प्लस पल्सर ये सब होते हैं, ठीक है। मैग्नेटर का में वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो मैग्नेटर इज टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, नो डाउट, हैव मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर देन टिपिकल न्यूट्रॉन स्टार। इसमें सबसे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है।
अब क्या है, इट सफर्स वॉयलेंट इरप्शन, कई सारे वॉयलेंट इरप्शन होते हैं, इसका रीज़न नहीं पता, वैसे इस पर बहुत सारे रीज़न नहीं पता होता है। दिस ट्रिगर क्रिएट वेव, जिसको बोलते हैं एल्फ वेन वेव, ठीक है, इन मैग्नेटोस्फीयर। प्लैनेट 9 क्या चीज़ होती है, ये हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट है इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट ऑफ बियॉन्ड प्लेटो, प्लेटो के बाहर का एक ऑर्बिट है, हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई क्या चीज़ होता है, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई होता है। मैनी गैलेक्सीज हैव वेरी ब्राइट न्यूक्लियाई, बहुत से गैलेक्सीज जो होती हैं उनकी बहुत ही ब्राइट न्यूक्लियाई होती है। सो ब्राइट देन द सेंट्रल रीजन कैन बी मोर ल्यूमिनस देन द रिमेनिंग गैलेक्सी ऑफ गैलेक्सी लाइट, इतना ल्यूमिनस होता है कि जो कि बाकी सारे गैलेक्सी की लाइट कर लो उससे ज़्यादा होता है। तो दीज न्यूक्लियाई को बोलते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। आप पता नाविक समझ लो, जो जीपीएस है जो यूएसए का है उसमें कितने हैं, 24 सेटेलाइट होते हैं, और हमारे पास कितने हैं, 7 सेटेलाइट होते हैं, मतलब जो नाविक है उसमें। अब देखो एक बात समझो, 4 जीपीएस सेटेलाइट हमें चाहिए होती हैं टू कैलकुलेट द प्रिसाइज लोकेशन ऑन द अर्थ, ठीक है। कितनी, 4 चाहिए होती हैं, जिसमें 3 टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑन द अर्थ, 1 टू एडजस्ट, 3 चाहिए जिससे पोजीशन डिटरमाइन हो जाए, और 1 चाहिए जिससे कि कोई एरर है रिसीवर में तो वो रिसीवर क्लॉक पे कोई एरर है तो उसको हम देख लें। तो हम क्या पता लगाएंगे इसमें से, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो मिनिमम 4 चाहिए हमें, ठीक है। अब जो IRNSS है और नाविक है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। अब इसमें जो IRNSS और नाविक है इसमें 4 जियो सिंक्रोनस है और 3 जियो स्टेशनरी है, ठीक है। अभी ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो 8 बनाएंगे जियो सिंक्रोनस है, और 1, 2, 3, ये 3 क्या है, जियो स्टेशनरी है। तो 7 है हमारे पास, ठीक है। लेकिन लॉन्च की गई थी 9 में से अब 7 है हमारे पास, और रेंज क्या है, 1500 किलोमीटर बियॉन्ड बॉर्डर, ठीक है। और ये इसमें 2 चीज़ें हैं, सिविल पर्पस के लिए भी है और मिलिट्री के लिए भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, गगन मतलब सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, काम क्या है, टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द जीपीएस सिग्नल्स, ठीक है। जीपीएस सिग्नल की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम लगाया गया है, जिसको इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। फिर जेमिनी क्या चीज़ है, INCOIS मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस प्लस AAI, इन सब ने मिलकर बनाया है। इसमें क्या है, जो 1 वे कम्युनिकेशन होगा, जिसमें जो मछली पकड़ने जो मछुआरे जाते हैं उनको बचाने के लिए है। अब डिफेंस में आते हैं, हम देखते हैं डिफेंस में सबसे पहले समझ लो कि जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान था, जो 1982 से 1908 तक चला था, इसके अंतर्गत 5 मिसाइल बनाई गई थी। पतन, PATAN, पतन मतलब पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, ठीक है, हो गया। अब समझ लो, नाग है क्या, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, नो डाउट अबाउट इट। नाग के कई सारे वेरिएंट है, जैसे नामिका, हेलेना, सैंत और ध्रुवास्त्र, ये सब लोग हैं नाग के वेरिएंट है, ठीक है। अब देखो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी और अग्नि दोनों ही सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं। आकाश और त्रिशूल, अब ऐसे समझो, आकाश और त्रिशूल दोनों सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं, ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं, सॉरी सरफेस टू एयर। आकाश देखो, त्रिशूल को वैसे भी हम फेंक के ही मारते थे ऊपर को, ठीक है, और आकाश तो आकाश दिख ही रहा है, तो सरफेस, आकाश और त्रिशूल दोनों ही सरफेस टू एयर मिसाइल हैं। अब देखो पृथ्वी मतलब जमीन और अग्नि, ये दोनों ही हमारा सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। अब एक बात समझो, ऑल आर सॉलिड फ्यूल एक्सेप्ट पृथ्वी 1, 2, ठीक है। अब शुरुआत में सारे के सारे सॉलिड फ्यूल थे। देखो जब कोई चीज़ डेवलप हो रही होती है ना, तो फ्यूल को सॉलिड रखना ज़्यादा आसान है, लिक्विड में उसको मतलब मरम्मत करना ज़्यादा कठिन रहेगा, लेकिन सॉलिड फ्यूल रहेगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये भी डेवलपिंग स्टेज की बात हो रही थी इन लोगों की, तब ये सब लोग सॉलिड स्टेट में थे, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या चीज़ है। जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ये होता है कि ये एटमॉस्फेयर के अंदर भी होते हैं, एटमॉस्फेयर के बाहर भी होते हैं, ठीक है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम मतलब कोई बाहर से मिसाइल आ रही है तो कैसे बचोगे, तो ठीक है, फॉर एंडो एटमॉस्फेरिक डिफेंस के लिए, मतलब हमें अगर एटमॉस्फेयर के अंदर डिफेंस सिस्टम लाना है तो हमारा अश्विन है, ए से एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, एडवांस एयर डिफेंस। और एक्सोथर्मिक मतलब जो
जो एटमॉस्फेयर के बाहर है वहाँ प्रद्युम्न है वहाँ पर, ठीक है, प्रद्युम्न, ठीक है। देवर फर्स्ट टेस्टेड 2007 एंड इम्प्रूव कॉन्टिन्यूसली। आगे बढ़ते हैं। मिलन क्या है? मिलन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसमें और भी एग्जाम्पल नाग है, हेलिना है, सेंट है, अमोघ है, ये सब लोग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं, ठीक है। अभी मिलन तो सेकेंड जनरेशन का मैन पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट भी है। प्रहार मिसाइल सरफेस टू सरफेस, ठीक है, प्रहार सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। बराक मिसाइल इंडिया और इसराइल ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है। बराक मिसाइल इंडिया और इसराइल ने, सरफेस टू एयर। सेंट ये क्या है? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। देखो समझ रहे हो, जो एंटी टैंक गाइड मिसाइल है इसका एग्जाम्पल सेंट एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल है। अब ये इसमें मिलीमीटर वेव लगी हुई है, इससे वो हाई प्रिसीजन मिलता है, ऑल वेदर वर्केबल है अप टू 10 किलोमीटर। प्रलय मिसाइल सरफेस टू सरफेस स्मार्ट, स्मार्ट में जो टी है ना, यहाँ पे टी से टारपीडो है। सुपरसोनिक मिसाइल एस से टारपीडो, ये तो वो सबमरीन को मारेगा। स्मार्ट टी से टारपीडो है, सबमरीन के लिए होता है। अब आगे देखते हैं। देखो नापाक, ये कौन सी मिसाइल जो न्यूक्लियर कैपेबल है? पहले बताओ नापाक लिखो, NPAK। एन से कौन सी? निर्भय मिसाइल। पी से पृथ्वी मिसाइल, ए से अग्नि मिसाइल और के से संघारिका, K4 K15। उसके बाद कौन कौन सी हैं? ब्रह्मोस, ठीक है, जो हमने रशिया से खरीदी है, ब्रह्मोस मिसाइल। अग्नि प्राइम, तो अग्नि मिसाइल अग्नि प्राइम दोनों ही हैं। ब्रह्मोस जो रशिया से खरीदे वो भी है, शौर्य वो भी है, ठीक है। तो निर्भय, पृथ्वी, अग्नि, K4 K15, ब्रह्मोस, अग्नि प्राइम, शौर्य, ठीक है। अब नाग में देखो, नाग में की एग्जाम्पल क्या है? अगर तुम सरफेस से एयर मार रहे हो तो नामिका, और एयर सरफेस मार रहे हो तो हेलिना। फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और K15 K15, ठीक है। ये अंडर वाटर टू सरफेस मिसाइल है। अरिहंत के जो न्यूक्लियर सबमरीन है वहाँ उससे मारेंगे, K4 K15। देखो अरिहंत अरिघट न्यूक्लियर सबमरीन है, ए से अर्पित, ए से अरिहंत, ए से अरिघट न्यूक्लियर सबमरीन। बराक इंडिया और इसराइल शिप से एयर और शिप से सरफेस मारेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल समझ लो, बैलिस्टिक मिसाइल में आपका PAK तो आ ही जाएगा, PAK पृथ्वी, अग्नि, के से संघारिका, पृथ्वी और उसका नवल वेरिएंट धनुष, अग्नि, K4 K15 और प्रहार मिसाइल, ठीक है। तो P2AK, पाक में P2AK, ठीक है। P से पृथ्वी, P से प्रहार और अग्नि और K4 K15। क्रूज मिसाइल में क्या आता है? NSAB अर्पित, बर्मा, नेहा सिंह। तो N से क्या है? निर्भय मिसाइल, S से क्या है? सौर मिसाइल, A से आकाश, P से ब्रह्मोस। देखो ब्रह्मोस का है समझो, B से ब्रह्मोस, C से क्रूज मिसाइल, BC। अब आता है सरफेस टू एयर मिसाइल में, त्रिशूल, आकाश तो है ही, और बराक भी शामिल कर लो। सरफेस में क्या है? पृथ्वी है, अग्नि है, प्रलय प्रहार, पृथ्वी, अग्नि। सरफेस टू एयर पाइथन किसकी है? ये भी मेरे ख्याल से इसराइल की, हाँ इसराइल की है पाइथन, ठीक है। पाइथन भी इसराइल की है, और पाइथन इसराइल की एयर टू एयर। आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल, ये क्या है? देखो आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर थी ना, ये भी सरफेस टू एयर ही है। इंद्रजाल ऑटोनॉमस डिफेंस वेपन है इंद्रजाल, ठीक है। इसका काम क्या है? ये जो UAVs और लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हैं, ड्रोन उड़ते रहते हैं, उनको पकड़ना। और इंद्रजाल को एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, जीन रोबोट कंपनी ने। पाइथन एयर टू एयर मिसाइल है, इसराइल की है, और ये तेजस में फिट हो सकती है। अब बैलिस्टिक मिसाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या चीज़ होती है? बैलिस्टिक मिसाइल फॉलोज बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी, राइट। और क्या कहते? बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी इज अ पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज लॉन्च्ड बट नो एक्टिव प्रपल्सन ड्यूरिंग द एक्चुअल फ्लाइट। जब ये लॉन्च करते हैं ना, तो जब ये लॉन्च में जो इनके एक्चुअल फ्लाइट में कोई एक्चुअल प्रोपल्शन नहीं होता, ठीक है। दीज वेपन आर कैरिड ओनली ड्यूरिंग रिलेटिव ब्रीफ पीरियड ऑफ फ्लाइट। मतलब जब ये लास्ट में हिट करने वाले होते हैं, बस तभी इनको एक्टिवली गाइड किया जाता है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट गाइडेड, ठीक है। नो एक्टिव प्रपल्शन ड्यूरिंग इट्स एक्चुअल फ्लाइट, ठीक। कॉन्सिक्वेंटली द ट्रेजेक्टरी इज फुल डिटरमाइंड बाई, क्योंकि इनको कोई गाइड नहीं करता है तो इनकी ट्रेजेक्टरी कैसे डिटरमाइंड होती है? डिटरमाइंड बाई इनिशियल वेलोसिटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस, मोशन ऑफ अर्थ, क्यूरियस फोर्स। इन सबसे डिटरमाइंड होती है इनिशियल इनकी
जो भी इनका ट्रेजेक्टरी रहती है वो सब, ठीक है। जस्ट मिनट। तो इनकी ट्रेजेक्टरी में एक्टिव प्रपोर्शन होता नहीं है, ठीक है, एक्चुअल फ्लाइट में। बस लास्ट वाले टाइम में गाइड किया जाता है। तो कौन गाइड कौन करता है? इनिशियल वेलोसिटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस, मोशन ऑफ अर्थ, क्यूरोलिस फोर्स, ठीक है। अब बता टाइप ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल कौन कौन से होते हैं? शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ICBM जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो सारी। अब आता है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल में क्या होता है? ये गाइडेड मिसाइल होती है, इनको गाइड किया जाता है थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है। इट रिमेन्स इन द एटमॉस्फेरिक। देखो बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है कि पहले तो एटमॉस्फेयर से, देखो जो शॉर्ट रेंज की रहती है ना, तो ये तो मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर रहती हैं। शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल तो एटमॉस्फेयर के अंदर रहती हैं, बट लॉन्ग रेंज वाली एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है, फिर वापस फिर एटमॉस्फेयर में आती हैं लास्ट में, ठीक है। क्रूज मिसाइल कहते हैं कि थ्रू आउट जर्नी एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती हैं। इट्स फ्लाइज द मेजर पोर्शन ऑफ इट्स फ्लाइट इट फ्लाइज द मेजर पोर्शन ऑफ इट्स फ्लाइट पाथ एट अप्रॉक्सीमेट कॉन्स्टेंट स्पीड। कॉन्स्टेंट स्पीड में फ्लाइट मतलब ये लोग नीचे नीचे एटमॉस्फेयर के अंदर चलते रहते हैं, ठीक है। और इनका हाई प्रिसीजन होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाइड किए जाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, लो एल्टीट्यूड पे ट्रैवल करते हैं। इसका देखो एग्जांपल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल का कैटेगराइजेशन हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक इन सब में बढ़ता है। और बैलिस्टिक मिसाइल कैसे बढ़ता था? शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स इस समय बढ़ता था। अब एक बात समझो, देखो जो क्रूज मिसाइल होती है वो एकदम ऐसे जाती है, ऐसे 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 जाएगी, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे 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 जाएगी। बैलिस्टिक मिसाइल में एटमॉस्फेयर पार करके ऐसे घुसेगी, ये एकदम नीचे जाएंगे, ठीक है। अब देखो अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोपेल्ड ओनली फॉर ए ब्रीफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम आफ्टर द लॉन्च जो लॉन्च कर देंगे, लॉन्च करने के बाद बहुत देर तक प्रोपल्शन नहीं होता है, नो एक्टिव प्रोपल्शन। लास्ट में एकदम जब टारगेट हिट करने वाले थे तब एक्टिव प्रोपल्शन होता है, ठीक है। अभी बोलता प्रोपेल्ड ओनली फॉर ए ब्रीफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम था ये। सेल्फ प्रोपेल्ड टिल द एंड ऑफ इट्स फ्लाइट, मतलब ये पूरे अपने ट्रेजेक्टरी में सेल्फ प्रोपेल्ड रहती है। सिमिलर टू द रॉकेट इंजन, इसका पूरा रॉकेट इंजन जैसा है। इसका क्या है? सिमिलर टू द जेट इंजन। जेट क्या है? तुम सीधा फन मारा। रॉकेट क्या ऐसे, और ये बैलिस्टिक मिसाइल भी ऐसे ही जाती है, ठीक है। लॉन्ग रेंज मिसाइल लीव अर्थ एटमॉस्फेयर एंड री इंटर इट। देखो इसमें बैलिस्टिक मिसाइल में अगर बोले कि सारी की सारी मिसाइल्स आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर को लीव करती हैं फिर वापस अंदर आती हैं, तो ऐसा गलत है। जो लो रेंज की है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को लीव नहीं करती हैं, लेकिन जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को लीव करती हैं और री एंट्री मारती हैं। द फ्लाइट, और इसमें क्रूज में क्या होता है? द फ्लाइट पाथ इज विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। इनका पूरा फ्लाइट पाथ क्रूज मिसाइल का अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही होता है, ठीक है। अब बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है कि लो प्रिसीजन एज इट इज़ अनगाइडेड फॉर मोस्ट ऑफ द पाथ एंड ट्रैजेक्टरी डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस एंड कोरिस फोर्स। इनका प्रिसीजन कम होता है, क्यों? क्योंकि ये इनके मैक्सिमम पाथ में तो इसे इन्हें प्रोपेल्ड करके इनको गाइड किया ही नहीं जाता, ठीक है। इनको गाइड करता कौन है? ग्रेविटी, इनिशियल वेलोसिटी, एयर का रेजिस्टेंस, कोरिस फोर्स, ये सब गाइड करते हैं। तो इनकी एक की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसमें क्या होता है? हिट टारगेट्स विद इन द हाई प्रिसीजन एंड, क्योंकि इनको जो क्रूज मिसाइल होती हैं इनको कॉन्स्टेंटली प्रोपेल्ड किया जाता है, इसलिए इनकी जो प्रिसीजन होता है बहुत ही टाइट होता है, ठीक है। और कैन हैव वेरी लॉन्ग रेंज, 300 से 12,000 किलोमीटर, एज देर इज नो फ्यूल रिक्वायरमेंट आफ्टर द इनिशियल फ्लाइट, इनिशियल ट्रैजेक्टरी। देखो जिससे कि क्या होता है कि जो ये मिसाइल्स होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो इनको जिनका जो पाथ होता है उसमें बस लास्ट में इनको गाइड करते हैं, थ्रू आउट द टाइम तो इनको गाइड नहीं करता है, ठीक है। तो इनको ये बहुत लंबी रेंज की होती हैं क्योंकि देर इज़ नो फ्यूल रिक्वायरमेंट आफ्टर इट्स इनिशियल ट्रैजेक्टरी। इनिशियल ट्रैजेक्टरी पकड़ ली, फिर ये ग्रेविटी के उसमें फ्लो में आ जाएंगी, ग्रेविटी के कोरिस फोर्स के फ्लो में आ जाएंगी, तो इनकी फ्यूल की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो इनके पास बहुत लंबे लंबे होते हैं। और जो क्रूज मिसाइल होती हैं इनमें गजब का पूरा कॉन्स्टेंटली गाइडेड हैं, फ्यूल चाहिए इन्हें, तो इनकी जो पाथ होता है वो कम होता है क्रूज मिसाइल का, ठीक है। जो ये होती हैं जो
बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं ये हैवी पेलोड कर सकती हैं और क्रूज का उतना पेलोड हैवी नहीं होता है। ये मल्टीपल पेलोड कर सकती हैं बैलिस्टिक मिसाइल और ये मल्टीपल नहीं कर सकती हैं। इनको डेवलप किया, बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया गया है प्राइमरी टू कैरी न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, क्योंकि देखो प्रेसिजन इतना स्ट्रांग है नहीं और न्यूक्लियर वेपन को प्रेसिजन स्ट्रांग चाहिए भी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि भाई 1 किलोमीटर दाएं भेजते तो कुछ और बात होती है, भाई न्यूक्लियर वेपन गिरेगा तो सब में तबाही लाएगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स को बस कहीं भी मारो, जो भी टारगेट है उससे अगर 10 किलोमीटर के अंदर भी न्यूक्लियर बम गिरेगा तब भी वही बात रहेगी। और जो ये क्रूज मिसाइल होती हैं इनको बेसिकली जनरली मतलब बनाया गया तो कन्वेंशनल वेपन्स के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या चीज़ होती है। ये वो टेक्नोलॉजी जिसका मैक नंबर आपका 5 है। ऑन द कंट्रारी हाइपरसोनिक वेपन ट्रेवल विद इन द एटमॉस्फियर। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये बेसिकली क्रूज मिसाइल्स हैं। क्रूज में ही तो देखो ये होता था ना, क्रूज मिसाइल है, इसमें भी हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक ये सब है। तो बेसिकली क्रूज मिसाइल है। ऑन द कंट्रारी हाइपरसोनिक वेपन ट्रेवल्स विद इन द एटमॉस्फेयर एंड कैन मैनूवर मिडवे, ठीक है, विच कंबाइंड विद देयर हाई स्पीड मेक्स देयर डिटेक्शन एंड इंटरसेप्शन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा है कि इनको इंटरप्रेट करना और इनको मार गिराना मुश्किल है। दिस मीन्स द रेडार एंड द एयर डिफेंस सिस्टम कैन नॉट डिटेक्ट देम टिल दे आर वेरी क्लोज एंड वेरी लिटिल टाइम टू रिएक्ट। ये इतनी स्पीड चाहेंगे कि जो रेडार है ये सब इन सब का कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। बहुत कम टाइम बचेगा रेडार के पास कि कोई रेट कर सके। दे यूज स्क्रैमजेट विथ विच इज़ अ टाइप ऑफ एयर ब्रीदिंग प्रपल्सन सिस्टम। ये स्क्रैमजेट का यूज़ करते हैं जो कि एक तरह का प्रपल्सन सिस्टम है, ठीक है। क्रूज मिसाइल में होती है, वेरी लॉन्ग क्रूज मिसाइल्स हैं, ठीक है। ड्यू टू हाई स्पीड मोस्ट रेडार विल नॉट एबल टू डिटेक्ट, एकदम सही बात है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल, ये एक DRDO ने कंडक्ट किया टेस्ट। अब इंडिया चौथा कंट्री बन गया है जिसके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है। पहले 3 कौन से, US, रशिया और चाइना, ठीक है। आप देखते हैं जनरल व्हीकल में क्या होता है, यूज़ ऑफ कम्बशन ऑफ प्रोपल्शन, यूज़ ऑफ कम्बशन ऑफ प्रोपेलेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑक्सीडाइजर एंड फ्यूल। देखो 2 चीज़ें होती हैं, ऑक्सीडाइजर होती है चीज़, एक होती है फ्यूल, ऑक्सीडाइजर फ्यूल, ठीक है। अब एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन सिस्टम में क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन्स होती हैं उसको वो लोग एटमॉस्फेयर से ही अप टू 50 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर से ही ले लेते हैं, ठीक है, टू बर्न फ्यूल जाने के लिए। इससे बेनिफिट क्या होता है कि सिस्टम बहुत लाइट हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। रैम जेट, स्क्रैम जेट क्या होता है, इस तरह ये 2 इंजन हैं। रैम जेट चलता है सुपरसोनिक पे, स्क्रैम जेट चलता है हाइपरसोनिक पे और दोनों में एयर प्रोपल्सन सिस्टम होता है, ठीक है। रैम जेट, स्क्रैम जेट, रैम जेट चलता है आपका सुपरसोनिक पे, स्क्रैम जेट हाइपरसोनिक पे। रैम जेट पावर्ड व्हीकल रिक्वायर्ड असिस्टेड टेक ऑफ like the rocket assisted to accelerate it to a speed where it begins to produce thrust। थ्रस्ट प्रोड्यूस करने से पहले इनको एक असिस्टेड टेक ऑफ चाहिए होता है, एक अलग से बैटरी लगी होती है जी। जहाँ भी से फ्लाइट में रैमजेट इंजन लगा होता है वहाँ पर एक अलग से बैटरी लगी होती है शुरुआती असिस्टेंट में जब वो टेक ऑफ कर रहे होते हैं, ठीक है। स्क्रैमजेट क्या होता है, यहाँ पे ये वो वाली होती है, ये वो वाली इंजन हैं जहाँ पे स्पीड आपकी सुपरसोनिक स्पीड होती है, मैक नंबर 5 से ज़्यादा है। एफिशिएंट टू ऑपरेट एंड अलाउ सुपरसोनिक कंबशन, ठीक है, दैट इज़ वाई ऑल्सो नोन एज सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। यहाँ पर सुपरसोनिक कंबशन होता है। इसको डिज़ाइन किया है इसरो ने एंड ये यूज़ करता है यूज़ हाइड्रोजन एज ए फ्यूल एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ऑक्सीडाइजर। देखो अब ये ऑक्सीजन फ्यूल यूज़ करते हैं और हाइड्रोजन को लेते हैं हवा से। अब आता है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम क्या है, अग्नि प्राइम इज अग्नि प्राइम है आपका, ये वेरिएशन है अगली 1 मिसाइल का। ये बैलिस्टिक, देखो अग्नि NPAKG, यहाँ पे जो अग्नि थे ये बैलिस्टिक मिसाइल हो गया ना, बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू सरफेस, और ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है। प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है, नवल इंफ्रा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे नवल बेस बनाया जाएगा कर्नाटक के कारवार कोस्ट पे जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है। आयरन डोम के जैसे इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है जो आयरन डोम है, जो मल्टीपल टारगेट्स को कर सकता है। ये IDEX इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस क्या है, इसका एम क्या है, अचीव सेल्फ रिलायंस एंड फोस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस एंगेजिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है। जिसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री को इंक्लूड करेंगे, हमें चाहिए कि सेल्फ रिलायंस चाहिए डिफेंस में और एरोस्पेस में। यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा MSME को, स्टार्टअप्स को, इंडिविजुअल को, इन सबको।
R&D एकेडमी है सबको। लिडार क्या चीज़ होती है? रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे लाइट, लिडार में देखो, रिडार में रेडियो वेव का यूज़ करेंगे, सोनार में साउंड वेव का यूज़ करेंगे, लिडार में लाइट वेव का यूज़ करेंगे। इसका काम क्या रहेगा, एम क्या है? ये लाइट को यूज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस लेजर टू मेजर द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टारगेट, ठीक, रेंज डिस्टेंस टू द टारगेट। अब इसमें देखो, these light pulses combined with other data recorded by the airborne system generate precise, इसका बेसिकली एम क्या है? टू जनरेट प्रिसाइज 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। कहीं मैंने ये पढ़ा था कि लिडार का ऑब्जेक्ट पोल्यूशन के पार्टिकल्स के लिए भी यूज़ किया जाएगा। तो कुल मिला के ये आपका शेप ऑफ द अर्थ, मतलब कोई भी चीज़ों की शेप पता करने के लिए इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 क्या है? फ्रेंच 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स के बिल्डअप किया जा रहा है बाई द फ्रेंच, ठीक है। अब जो 6 सबमरीन थी वो कन्वेंशनल सबमरीन थी, वो न्यूक्लियर सबमरीन नहीं थी, ठीक है, याद रखना। उसमें इंडिपेंडेंट एयर प्रपोल्सन सिस्टम भी था, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो 21 दिन तक अंडर वाटर रह सकती हैं। वो 6 जो कन्वेंशनल डीजल सबमरीन थी उनका नाम क्या क्या है? कालवेरी, खंडेरी, खरांज, कालवारी, खंडेरी, करांज, तो ये हो गया। फिर वेला, वागीर, वागसीर, ये हो गया। INS विक्रांत क्या है? फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, ठीक है। ये हमने बनाया है इंडिया वालों ने, लेकिन ये 100% इंडिजिनस नहीं है, 76% इंडिजिनस है। तो और कंट्री जिनके पास ये एयरक्राफ्ट बनाने का कैपेबिलिटी है कई सारी हैं, जैसे US है, रशिया है, UK है, फ्रांस, चाइना, हमसे 5 कंट्री और हैं। US, UK, रशिया, फ्रांस, चाइना, ये सारी हैं, ठीक है। और ये चारों ही उसमें भी हैं P5 ही हैं, ठीक है। अब सार्थक क्या होता है? इंडिजिनस कोस्ट गार्ड शिप है। P81 क्या? पेट्रोल हेलीकॉप्टर है, मत पढ़ो, कोई आएगा भी नहीं है पेट्रोल हेलीकॉप्टर, ठीक है। तेजस क्या है? 50% इंडिजिनस है, सिंगल इंजन फाइटर जेट। DRDO का नेत्रा क्या चीज़ होता है? देखो, नेत्रा 2 लोगों का है, DRDO का भी नेत्रा है और इसरो का भी नेत्रा है। जो इसरो का नेत्रा है वो तो देखे भाई डेबरीज के लिए, स्पेस डेबरीज के लिए, और DRDO का नेत्रा है वो सर्विलेंस सिस्टम के लिए, एयरफोर्स के सर्विलेंस सिस्टम के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोनिक बूम क्या चीज़ होती है? देखो, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो आपकी 343 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। सोनिक बूम साउंड ऑफ शॉक वेव व्हेन समथिंग ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। सोनिक बूम तब क्रिएट होता है जब कोई चीज़ साउंड से ज़्यादा तेज चल रही होती है, ठीक है। मैक आपका सब सोनिक मतलब 1 से कम होता है, और तो सब सोनिक बोलेंगे। अगर 1 से ज़्यादा होता है सुपर सोनिक, और 1 5 ज़्यादा होता है हाइपरसोनिक, ठीक है। जब सोनिक बूम तब आता है जब साउंड ऑफ शॉक वेव, जो शॉक वेव जनरेट हो रही व्हेन जो ट्रेवल करती है फास्टर देन साउंड, जो साउंड वेव से ज़्यादा तेज तब ट्रेवल करती हैं, तब आता है सोनिक बूम। अब देखो, धनुष और सारंग ये आर्टरी गन है। अभ्यांश, निशांत, पंछी, लक्ष्य ये UAVs हैं। फिर रेपर ये US का, हेरोन इसराइल का है। पिनाका इंडिजिनस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका। अपाचे और चिनूक ये हेलीकॉप्टर्स हैं USA के, ठीक है। पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल है। SAAW स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ये ग्लाइड बम है, ये बम है, ग्लाइड बम है। अर्जुन क्या है? मेन बैटल टैंक है अर्जुन। धनुष क्या? आर्टरी गन है, ठीक है। और स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो, ये टारपीडो है फॉर एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए, ठीक है। अब आते हैं आगे। फाइटर जेट इंडिजिनस इंडिया का तेजस है, ठीक है। आगे चलते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर देखो, एयरक्राफ्ट कैरियर में INS विक्रांत है, ये अपना बनाया हुआ है, लेकिन इसमें 76% ही इंडिजिनस है, बाकी फॉरेन के इसमें एलिमेंट्स भी लगे हुए हैं। रेडार सेटेलाइट क्या? रेडार सेटेलाइट एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं ये। रुद्रम, आर्थ से रेडिएशन, आर्थ रुद्रम, ठीक है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये पहली बनी हुई है इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सर्विलेंस के लिए जो लगते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्विलेंस होता है उनको ख़राब करने के लिए एंटी रेडिएशन मिसाइल चाहिए, वो रुद्रम है। ब्रह्मोस की चीज़ है, B से ब्रह्मोस, BC
बी से ब्रह्मोस, सी से क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस में इंडिया रशिया ने मिलकर बनाया है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। ठीक है, अब देखो इसमें सॉलिड स्टेट पहला है और दूसरा लिक्विड स्टेट है, तो ऐसे पूछेंगे क्या ब्रह्मोस में दोनों सॉलिड स्टेट हैं, तो गलत, पहला सॉलिड दूसरा लिक्विड भी है। ठीक है, एक सॉलिड एक लिक्विड ब्रह्मोस में। ठीक है, कैन बी लॉन्च एनी प्लेटफॉर्म, मतलब चाहे जल से, चाहे वायु से, चाहे थल से, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं क्रूज मिसाइल को। QRSAM क्या, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है बराक की। बराक कौन सी, इंडिया इसराइल का बनाया हुआ है। S-400 रशिया का है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। और ये S-400 क्या है, उसका रेंज है, 400 की रेंज है। मैक्स 6 शौर्य मिसाइल, शौर्य मिसाइल सरफेस टू सरफेस, ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। शौर्य मिसाइल सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल। न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी है, अर्पित, अर्पित से अरिहंत, अरिघट, ये सब हैं। अरिहंत, अरिघट, आईएनएस चक्र, आईएनएस चक्र बहुत पुरानी है, मेन तो ये अरिहंत अरिघट। ठीक है, वरुणास्त्र क्या है, एंटी सबमरीन टारपीडो है। स्मार्ट वाला भी टारपीडो था, ठीक है, स्मार्ट वाले टारपीडो है, और वरुणास्त्र वाला भी टारपीडो ही है। ठीक है, न्यूक्लियर ट्राइड इंडिया है। और LORROS न्यूक्लियर रेंज रिकनेंस ऑब्जर्वेशन, ये सब, और BOS बॉस, ये दोनों सर्वेलेंस सिस्टम है। अब ए सिग्मा क्या चीज़ है, ए सिग्मा है आर्मी का इंडिजिनस मैसेजिंग ऐप है। ए सिग्मा आर्मी ने लॉन्च किया है इन हाउस मैसेजिंग सर्विस के लिए। ऑपरेशन समुद्र क्या चीज़ है, नेवी का है, इन्होंने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए किया था। सिप्री में कहा गया है कि जो इंडिया की 3 कंपनी हैं, इंडिया की 3 कंपनियां हैं जिनका जो शेयर है ग्लोबल आर्म सेल में 1.2% है। सबसे ज़्यादा कंपनी जो है वो USA की है 54%, फिर चाइना की है 13%, फिर UK की है 7.1%। नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ये कौन होता है, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होता है, ये अंडर NSA होता है, कारगिल कमेटी की रिकमेंडेशन बना था। ये एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन सिविलियन और मिलिट्री मैरीटाइम डोमेन्स। सिविलियन और मिलिट्री मैरीटाइम डोमेन्स के बीच में ये इंटरफेस तरह काम करेगा, वर्क करेगा, अंदर NSA के अंदर वर्क करेगा, प्रिंसिपल एडवाइजर होगा टू द गवर्नमेंट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी डोमेन। ठीक है, A-सैट क्या है, सैटेलाइट को मार देना है, एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज़ हैं, किसे किसे पास है, इंडिया के पास, रशिया के पास, चाइना के पास और इंडिया के पास। तो US, तो 4 लोग के पास एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज़ हैं, US, रशिया, इंडिया, चाइना। अब आगे देखते हैं। DA सैटेलाइट डायरेक्ट एक्सेंट एंटी सैटेलाइट टेस्ट, ये अभी रशिया ने कंडक्ट किया है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में देखो, पहला लिथियम आयन बैटरीज, ये क्या होती है, लिथियम आयन बैटरीज लाइट वेट होती हैं और हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, मतलब मीन्स होता है स्टोर मोर एनर्जी पर यूनिट वेट। जितना वेट होगा, जिस तरह का वेट होगा उसके हिसाब से ज़्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं ये लोग, हाई एनर्जी डेंसिटी इनकी होती है। लायन बैटरीज, जो लिथियम आयन बैटरीज कैन डिलीवर अप टू 3.6 वोल्ट, 3 टाइम्स हायर देन द निकल कैडमियम बैटरी। देखो लिथियम आयन बैटरी का निकल कैडमियम बैटरी से कंपेयर करें तो इसका हाई डेंसिटी है, हाई एनर्जी डेंसिटी है। हैव 5000 रिचार्जेबल साइकिल्स हैं, 5 बार रिचार्ज कर सकते हो, मतलब ड्रेन हो जाए रिचार्ज को, ड्रेन हो जाए रिचार्ज को। अब कंपेरिजन में जो एसिड बैटरीज होती है केवल 400 बार, जो बैटरी लगा रहता है वो सब। लिथियम आयन बैटरी में नो मेमोरी लॉस, मतलब कि अगर ऐसा प्रोसेस हो कि भाई आप पूरा डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, कुछ कम ही डिस्चार्ज हुआ, हमने फिर से चार्ज किया, फिर डिस्चार्ज किया, फिर चार्ज किया, तो उसे लगता है कि मेरी इतनी कैपेसिटी है, तो वो वाली चीज़ इसमें नहीं होती है। लिथियम आयन बैटरी में नो मेमोरी इफेक्ट, लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट होता है, डू नॉट कंटेन कैडमियम जो टॉक्सिक एलिमेंट है। डिसएडवांटेज क्या है, टेंडेंसी टू ओवर हीटिंग हो जाती है, भाई मोबाइल में ओवर हीटिंग हो जाती है, लिथियम आयन बैटरी है। कैन बी डैमेज एट हाई वोल्टेज डैमेज हो सकती है। आगे थे पेरोव्स्काइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसको सोलर डिवाइस में यूज़ करेंगे टू मेक सोलर पैनल्स। इससे सोलर पैनल जो बनेगा वो मोर एफिशिएंट रहेगा, चीपर रहेगा, रिसाइकेबल रहेगा। ठीक है, बाई स्टेबलाइजिंग हाइब्रिड पेरोव्स्काइट बेस्ड सोलर फोटोवोल्टाइक डिवाइस, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। कब अनस्टेबल है, अगर इसको ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब, और जब ह्यूमिडिटी से रिएक्ट करता है तब, और यही वजह है कि इसका कॉमर्शलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाईली अनस्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एंड ह्यूमिडिटी। बायोजेट फ्यूल क्या होते हैं, CSIR ने बायोजेट फ्यूल्स बनाए हैं। ठीक है, ये बायोजेट फ्यूल्स कहाँ से बन सकते हैं, कुकिंग ऑयल से बन सकते हैं, ट्री बॉर्न ऑयल से, शॉर्ट जेस्टेशन ऑयल सीड से बन सकते हैं, एंड कॉमर्शियल। तो इसमें से जो बायोजेट फ्यूल जब बना है तो इससे कॉमर्शियल प्लेन स्पाइस जेट का उड़ाया गया, 2018 में उड़ाया गया था। अब आगे देखते हैं,
फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस तो हम जानते ही हैं। फिर प्लाज्मा आता है, ठीक है। प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, सुपर हीटेड मैटर है, ठीक है। अब आता है बोसॉन, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। एक मिनट। बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। तो पहला चार तो हमें पता है। पहला तीन क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर प्लाज्मा हो गया। बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट क्या चीज़ होती है कि आइंस्टीन के द्वारा प्रिडिक्ट किया गया था। ये जो है बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट है, इसको प्रिडिक्ट किया था आइंस्टीन ने, और इनकी प्रिडिक्शन थी बेस्ड ऑन द पेपर ऑफ एस एन बोस, ठीक है। और कब एंड वॉज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली इन 1955। 1955 में पहली बार ये बनाया गया था। आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट किया था, जो कि बेस्ड ऑन द पेपर ऑफ एस एन बोस, और पहली बार ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया गया था 1955 में। किस टेम्परेचर बनाया गया था? 0 केल्विन पे। 0 केल्विन पे क्या होता है कि मॉलिकुलर मोशन ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है। उस समय ऑलमोस्ट कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती है, और एटम क्लम्प टू फॉर्म जस्ट वन सुपर एटम, ठीक है। तब बनता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। रिसेंटली तो बनाया गया है कोल्ड एटम लैब और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। बोसॉन क्या चीज़ है? बोसॉन डिस्कवर्ड बाय द सत्येंद्रनाथ बोस। बोसॉन को डिस्कवर किया था सत्येंद्रनाथ बोस ने, ठीक है। फॉलो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। हिग्स बोसॉन फोटोन, ये गॉड पार्टिकल बोलते हैं। हिग्स बोसॉन का मतलब ये था कि इट विल इनेबल, अगर हम उसके बारे में पता चलेगा उसके बारे में पता चलेगा तो इट विल इनेबल अस टू अंडरस्टैंड वाई एलिमेंट्री पार्टिकल हैव मासेस, ठीक है। अब आता है न्यूट्रिनोज, ठीक है। न्यूट्रिनोज क्या होता है? सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स, फोटोन के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा अबंडेंट पार्टिकल्स हैं बोसोन, मतलब न्यूट्रिनोज। न्यूट्रॉन की करेक्टरिस्टिक देखो, ये पहले उनके पास न्यूट्रिनो मतलब न्यूट्रल, चार्ज नहीं होता है। स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। मास जीरो तो नहीं होता है, लेकिन लगभग जीरो होता है। क्रिएटेड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ अल्फा डीके, याद रखो, अल्फा डीके के न्यूक्लियर रिएक्शन बनता है न्यूट्रिनो। चार्ज जीरो, मास जीरो तो नहीं बट लगभग जीरो। स्पीड ऑफ लाइट बनता कैसे? क्रिएट बाय न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल। अब एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू न्यूट्रिनोज, ठीक है। अभी जो आइस क्यूब एक्सपेरिमेंट, थाउजेंड ऑफ सेंसर बिलो द एंटार्कटिक, ठीक है, आर्कटिक नहीं एंटार्कटिक, 2.5 किलोमीटर, ठीक है। एनिता क्या है? एंटार्कटिक इम्पल्सन ट्रांजिएंट एंटेना। आईएनओ क्या है? इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, कहाँ पर है? बोधी वेस्ट हिल, थेनी, तमिलनाडु। अब ये आइस क्यूब है, ठीक है, 2.5 किलोमीटर का, ये आइस है, पूरी 2.5 किलोमीटर का आइस है, ठीक है। यहाँ पे आइस क्यूब लैब है 50 मीटर पे। अब देखो क्या है आइस क्यूब, क्या है? इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर इनकम्पासिंग ए क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर है, इनकम्पासिंग ए क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस, एकदम सही बात है। इट इज़ अ पावरफुल टेलीस्कोप टू सर्च फॉर डार्क मैटर को सर्च करने के लिए बना है अलॉन्ग विथ न्यूट्रिनोज, ठीक है। और इट बरीड डीप इन द आइस, ये भी बात सही है। सुपर कंडक्टिविटी क्या है? देखो नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव रेंडमली मूव करते हैं, कुछ कोई करंट नहीं होती है। वह इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं ऑलमोस्ट इन सेम डायरेक्शन पे, हेंस जनरेटिंग करंट। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फेसेस रेजिस्टेंस एंड हेंस एनर्जी लॉस। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो फेस रेजिस्टेंस को फेस करते हैं, इससे वजह से एनर्जी का लॉस होता है। दिस इज एविडेंट फ्रॉम हीटिंग ऑफ वायर। इलेक्ट्रॉन जब एक डायरेक्शन में फेस, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फेसेस रेजिस्टेंस, तो एनर्जी का लॉस होता है। और दिस इज एविडेंट फ्रॉम, जब वो वायर में हीटिंग होती है तो समझ में आता है कि हीट लॉस हो रहा है। इफ़ इलेक्ट्रॉन फेस नो रेजिस्टेंस देन इट, अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस फेस नहीं कर रहा, तो उसको बोलेंगे सुपर कंडक्टिविटी। बेसिकली तो ये होता है बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में, ठीक है, मतलब एक्सट्रीमली लो कंडीशन में, बहुत ठंडा कंडीशन, एक्सट्रीमली लो कंडीशन में ऐसा होता है। बट अगर ऐसा हो जाए कि भाई रूम टेम्परेचर भी हो जाए तो ये एक ब्रेक थ्रू होगा, ठीक है।
तो ये है, मतलब नॉर्मली बहुत ही नेगेटिव टेम्परेचर में होता है, बट अगर नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाए तो तब असली भौगोल है। सुपर कंडक्टिविटी जो मेसनर इफेक्ट है, मेसनर, ये रिलेटेड टू सुपर कंडक्टिविटी है। एक्सपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ए सुपर कंडक्टर ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिशन टू द सुपर कंडक्टिंग स्टेट व्हेन इट कूल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, दिस एक्सपल्शन विल रिपेल द नियर बाई मैग्नेट। तो ये मेसनर इफेक्ट रिलेटेड टू सुपर कंडक्टिविटी। और क्या हाइपर लूप क्या है? इज़ लाइक शॉर्ट मैगलेव मैग्नेट लेविएशन। ठीक है, लेविटेशन ट्रेन इन वैक्यूम ट्रेन, ये क्या होता है? मैगलेव शॉर्ट फॉर मैग्नेटिक लेविटेशन इज ए सिस्टम विच द व्हीकल रन लेविएटेड फ्रॉम द गाइड वे, हल्का सा ऊपर उठ के चलती है। by using electromagnetic forces between the superconducting magnets on board the vehicle and coil on the ground. सही है, because of no contact between the vehicle and the guideway it can reach high speed along with other benefits such as high efficiency, low noises. एकदम सही है। अब बता न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। फिजन मतलब फिसर, टूटना, तो धरती में होता है। फ्यूजन सन, जुड़ना, ये होता है सन में। फ्यूजन सन, फ्यूजन सन, ये जो एफ यू है इसी से सन आता है, एस यू एन, एफ यू एस यू एन, फुस सन, एस यू एन। ठीक, फ्यूज़न फिजन का देखते हैं। इसमें फ्यूज़न में क्या होता है कि टू न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं, और न्यूक्लियर फिजन में वहाँ पे हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट हो जाता है लाइटर न्यूक्लियाई में। फ्यूज़न में क्या होता है, मोस्टली ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर यूज्ड। और न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, मोस्टली यूरेनियम एंड प्लूटोनियम आर यूज्ड, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। और फ्यूज़न में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज मोर देन दैट इज फिजन। फ्यूज़न में फिजन के कंपेरिजन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है ऑब्वियसली। जैसे सन में हमारा क्या होता है, फ्यूज़न ही तो होता है, तो सन में एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अब फ्यूज़न में देखो, नो लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फ्यूज़न होता है उसमें कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो कभी भी आएगा। ठीक है, नो लॉन्ग लिव्ड, कोई भी जैसे जो बहुत लंबा चलते हैं जो रेडियो एक्टिव वेस्ट, वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसमें चैन रिएक्शन भी नहीं होती है। ठीक है, और न्यूक्लियर फिजन में कहते हैं लॉन्ग लिव्ड रिएक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं और चैन रिएक्शन भी होती है, दे कैन गो अनकंट्रोल्ड। ठीक है, अब आता है न्यूक्लियर फ्यूज़न में, देखो ITER, देखो फ्यूज़न तो सबको हम लोग जानते हैं वैज्ञानिक लोग, बट मेन चीज़ तो फ्यूज़न का है, फ्यूज़न को नहीं जानता ना। फ्यूज़न न्यूक्लियर फ्यूज़न में ITER एक्सपेरिमेंट है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर। फ्यूज़न मतलब सन में होता है। इसमें देखो जो ITER है फॉर न्यूक्लियर फ्यूज़न के लिए है वर्ल्ड लार्जेस्ट टोकामैक ये चीज़ है, टोकामाक। ठीक है, टोकामाक अंडर कंस्ट्रक्शन इन फ्रांस, वो फ्रांस में ही है ये चीज़, फ्रांस में। याद, ये UPSC क्वेश्चन है, फ्रांस में है ये, कहाँ पर है, फ्रांस में। मेंबर कौन कौन से हैं, USA, रशिया, EU, इंडिया, चाइना। को RIC कंट्री जो रिक कंट्रीज़ हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, तीनों ही इसका पार्ट हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों ही इसका पार्ट है। ITER इंडिया प्रोजेक्ट अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर में चल रहा है। इंडिया फुल टाइम मेंबर है। कब से मेंबर है, 2005 से मेंबर है भाई। हम लोग को कम से कम ज्वाइन किए हुए 17 साल हो रहे हैं। ठीक है, टोकामैक क्या चीज़ है, ए डॉग नट शेप्ड डिवाइस दैट यूज पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड टू कन्फाइन हॉट प्लाज्मा। इसमें जो ये है प्लाज्मा घूम रहा है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है। ठीक है, इट इज़ वन वे टू अचीव मेक फ्यूज़न रिएक्टर। इससे हम क्या बनाना चाहते हैं, फ्यूज़न रिएक्टर। समझ में आया? आइसोटोप मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन में चेंज होता है। आगे देखते हैं, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर क्या चीज़ होता है। लार्ज हेड्रोन कोलाइडर होता है, उसका एम क्या है। लार्ज हेड्रोन कोलाइडर रिक्रिएट्स द कंडीशन दैट एग्जिस्टेड आफ्टर बिग बैंग टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ द यूनिवर्स। मतलब लार्जर हेड्रोन कोलाइडर, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या है कि पार्टिकल्स लड़ेंगे आपस में, बहुत तेज कोलिजन होगा। कोलिजन होने के बाद यही पता चलेगा जैसे कि बिग बैंग में जो कोलिजन हुआ था तो फिर क्या हुआ था, कैसे यूनिवर्स बना था, वैसे ही हमें इसमें पता चलेगा कि कैसे यूनिवर्स बना था। ठीक है, सर ने क्या चीज़ है, सर ने यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च
इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर्स है और इसराइल इज द ओनली नॉन यूरोपियन फुल मेंबर है। इंडिया एसोसिएट मेंबर है। इसमें 27 किलोमीटर का लॉन्ग एक्सेलरेटर है और 4 डिटेक्टर्स हैं। लार्ज लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, ये चीज़ होती है वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल कोलाइडर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल कोलाइडर है। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स है इसमें लगे हुए हैं। सर्ट ने बनाया है, स्पीड ऑफ लाइट से ये बीम्स घूमती हैं। ठीक है, आगे आते हैं। लिथियम क्या चीज़ है? लिथियम लाइटेस्ट मेटल है, सबसे हल्का, तभी तो लिथियम आयन बैटरी में यूज़ करते हैं। लिथियम लाइटेस्ट मेटल है, डज नॉट सिंक इन वाटर, इतना लाइट है कि वाटर में डूबता भी नहीं है। ठीक है, और वाटर में कौन कौन से नहीं डूबते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सब वाटर में नहीं डूबते हैं। हाईली फ्लेमेबल है। ठीक है, इसीलिए तो इसको हम मिनरल ऑयल में स्टोर करते हैं ताकि इसमें आग ना लग जाए। ठीक है, यूज़ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ है, बैटरी बनाने में यूज़ है। लिथियम आयन बैटरी बेटर देन मोस्ट अदर टाइप ऑफ बैटरीज होती हैं, बट ये एक्सपेंसिव थोड़ा सा होता है। 2019 में केमिस्ट्री इसके लिए लिथियम आयन बैटरी में हमको वो मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था इसमें। लिथियम के रिजर्व्स कहाँ है? लार्जेस्ट रिजर्व्स चिली में है, और चिली में सबसे लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं। इंडिया करेंटली इंपोर्ट ऑल लिथियम नीड्स, हम करेंटली अपनी सारी लिथियम नीड्स को इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लिथियम उतना प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इंडिया करेंटली इंपोर्ट करता है सारी अपनी लिथियम नीड्स को, और लिथियम के जो रिजर्व्स हैं वो कर्नाटक में पाए गए हैं। कर्नाटक में जैसे कि मांड्या एक जगह है, वहाँ पर लिथियम के रिजर्व्स पाए गए हैं मांड्या में। ठीक है, अब आता है लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल में ये बताया गया कि अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले। देखो अब ये देखो तुम्हारा ये ऐसे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बोलीविया है, यहाँ पे चिले, यहाँ पे अर्जेंटीना है। ये चारों मिल, यहाँ पे सबसे वर्ल्ड का 2/3 जो ग्लोबल रिजर्व है वो यहीं पाया जाता है। यहाँ पे चिली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब ग्रेफीन क्या चीज़ है? ग्रेफीन पे 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोप है कार्बन का। ग्रेफीन इलेक्ट्रोप है कार्बन का, 2 डायमेंशनल कार्बन इलेक्ट्रोप है, और 1 एटम थिक लेयर है ग्रेफीन की। इसमें मतलब बहुत ही पतला है, 1 एटम थिक लेयर है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। देखो अब ये जो है कैन बी यूज इन टच स्क्रीन, मोबाइल कंप्यूटर में, राइट। एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, लेकिन कैन बी यूज इन टच स्क्रीन, और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है इसकी। और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये 2 डायमेंशनल तो है, पता चल गया हमें। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये पता चल गया हमें। ये थिनेस्ट है, सबसे पतला है, और स्ट्रॉन्गेस्ट है। थिनेस्ट भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, ये पता चल गया। ये मेड क्या है? कार्बन का आइसोटोप है, हाई ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी है इसमें। ठीक है, कैन बी यूज एज कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड रिक्वायर फॉर टच स्क्रीन और LCD, ऑर्गेनिक LCD LED इन सब भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपको समझ में। वेनेडियम देखो, समझ लो वेनेडियम क्या चीज़ होता है? सिल्वर ग्रे मेटल है, यूज्ड इन मेडिसिन और बैटरी में इसका यूज़ करते हैं, यूजिंग एज एलॉय एलिमेंट इन स्टील, एल्यूमिनियम। ठीक है, इन सब में यूज़ करते हैं। और एप्लीकेशन इस न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाता है वेनेडियम? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, अरुणाचल में। याद रखो, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, अरुणाचल, वेनेडियम। अब आता है सॉलिड स्टेट लिथियम बैटरी। सॉलिड स्टेट लिथियम बैटरी, इसमें क्या है कि जो ये लिथियम आयन की बैटरी है, ये रिप्लेसमेंट ऑफ द सेपरेटर। देखो जो लिथियम आयन बैटरी है इसमें इलेक्ट्रोड है, कैथोड एनोड है। ठीक है, ये इसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है टू कीप ए पार्ट इलेक्ट्रोड एंड कैथोड। कैथोड को और इलेक्ट्रोड को अलग रखने के लिए इसमें ये जो है लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है लिथियम आयन बैटरी में। और जो सॉलिड स्टेट बैटरी होगी उसमें पहले तो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट होगा जो सेपरेट करेगा, प्लस आल्सो सेपरेटर की तरह भी काम करेगा ये। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ सेपरेटर इनेबल कार्बन एंड सिलिकॉन एनोड यूज्ड इन कन्वेंशनल लिथियम आयन बैटरीज टू बी रिप्लेस्ड विथ लिथियम मेटल एनोड। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ सेपरेटर, जो ये सेपरेटर का रिप्लेसमेंट कर देगा, इनेबल करेगा कार्बन और सिलिकॉन एनोड को, जो कि कन्वेंशनल लिथियम आयन बैटरी में हम यूज़ करते थे कार्बन और सिलिकॉन का सेपरेटर, उसकी जगह पे अब लिथियम का हम यूज़ करेंगे एनोड को। उससे फ़ायदा क्या होगा? लिथियम मेटल एनोड है, जो लिथियम मेटल एनोड है इज़ मोर एनर्जी डेंस देन कन्वेंशनल एनोड
अलाउइंग बैटरी टू स्टोर ए ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द सेम वॉल्यूम, जिससे हमें सेम वॉल्यूम में ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर सकेंगे। मेटल मेटल एयर बैटरी क्या होता है, इसमें जो कई सारे मेटल होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम का, पोटेशियम का, जिंक का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का मेटल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, मेटल निगेटिव इलेक्ट्रोरेट एंड एयर, जो एयर होगा वो होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोरेट एंड एन इलेक्ट्रोलाइट। तो मेटल मेटल यहाँ पे होगा नेगेटिव और एयर होगा पॉजिटिव। यहाँ पे एडवांटेज क्या है, हाई एनर्जी डेंसिटी, मेटल यूज कैन बी रिसाइकल्ड। आयरन एयर बैटरी बेस्ड रिवर्सिबल रस्टिंग क्या चीज़ होती है कि इट यूज़ करती है ऑक्सीजन को फ्रॉम द एयर टू कन्वर्ट आयरन टू रस्ट while discharging, and while charging the application of the electrical current transform rust back to iron and battery release oxygen to the atmosphere, ठीक है। रिवर्सिबल रस्टिंग का काम करता है, जब डिस्चार्ज करेगा तो ऑक्सीजन को लेकर और रस्टिंग होगा, फिर जब चार्ज करेगा तो ऑक्सीजन को छोड़ेगा और फिर से नॉर्मल मेटल बनेगा।